everyone, welcome back to the next episode of our show पूछो जरा पूछो। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स के थ्रू हमें अपना इतना प्यार और प्रोत्साहन दिया है। आशा करते हैं आने वाले टाइम में आप इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहेंगे। आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस शो के बारे में प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले वेलकम आशीष। थैंक्स श्रेया। आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया था कि स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट में जो हमने स्प्लिटिंग देखी थी वो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रादर देन एटम्स के स्पिन। हाँ, हमने स्पिन की डिस्कवरी की बात की थी। एग्जैक्टली। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ओके। उसका रीजन ये है कि हम एटम की स्टोरी की बात तो कर रहे हैं पर हमने अभी तक ये नहीं जाना कि जो न्यूक्लियस है जिसकी बात प्रोफेसर रदरफोर्ड ने की थी 1911 में, वो न्यूक्लियस किस चीज का बना हुआ है। ओके। आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियस किसका बना है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बुक के पहले पेज पे होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। यू सी, आपने एकदम से बता दिया बिकॉज वी टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ट्रू। पर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, ये कहां से आए, न्यूक्लियस बना हुआ है इन चीजों का, ये कब पता चला और कैसे पता चला, इसकी कहानी को हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके। एक्चुअली बात जाती है 200 साल पहले। ओके। 1815 और 1816 की बात है। राइट। एक इंग्लिश केमिस्ट हुए हैं, उनका नाम था विलियम प्राउट। राइट। ओके। विलियम प्राउट ने ये देखा कि देखो सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम। हीलियम का मास जो है हाइड्रोजन से नियरली 4 गुना है। राइट, एग्जैक्टली। उसके बाद है लिथियम। लिथियम का मास है जो हाइड्रोजन से नियरली 6 गुना है। उन्होंने ये देखा कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन के होल नंबर से मल्टीप्लाई होके मल्टीपल्स हैं। राइट। मल्टीपल है उनका मास जो है। हाँ। तो यहां से उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने ये बोला कि ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन एटम जो है दिस इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। आई सी। ओके। आज हम जानते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स कुछ डिफरेंट हैं। बिल्कुल, बहुत डिफरेंट। उनकी तो बात भी अभी नहीं करेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन है, हम उनके बारे में बात करते जा रहे हैं, है ना। बाकी कुछ क्वार्क्स होते हैं, फिर कभी बात करेंगे। क्वार्क्स, हिग्स बोसॉन जो अभी कुछ साल पहले डिस्कवर हुआ था 2012 अच्छा, चलो उसकी बात कभी फिर कभी करेंगे। आप बहुत ज्यादा आगे जंप कर रही हैं। तो बेसिकली प्राउट ने ये बोला कि हाइड्रोजन जो हो सकता है ये बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके बाकी एलिमेंट्स बना रहे होंगे। ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वुड मेक प्रोबेबली हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, बोरॉन एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। बट ऑब्वियसली ये हाइपोथेसिस था, अभी तक इसका कोई प्रूफ तो था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक तो ये बात हुई कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। दूसरा सवाल ये था कि क्या कुछ एलिमेंट्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं क्या या नहीं। एल्केमी। एग्जैक्टली, एज यू सेड, एल्केमी। ये फील्ड फिलोसफी में काफी पॉपुलर हुआ, पॉपुलर लिटरेचर में, फिक्शन में डेफिनेटली यस। क्योंकि अल्केमी क्या होता था कि एक एटम को दूसरे, एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, लोग बोला करते थे कि जो लेड होता है, सिक्का, उसको हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स बनाने के प्रेशियस मेटल। सो बहुत सारे इस तरह से लोग हुए हैं बेसिकली, जिनको हम ढोंगी बोल सकते हैं, जो क्लेम ये करते थे कि हम गोल्ड बना सकते हैं फ्रॉम एनीथिंग। बट ऑब्वियसली उनके ये सब क्लेम झूठे साबित हुए। तो एक एलिमेंट को दूसरे में कन्वर्ट करना, क्या ये मुमकिन है, ये सवाल पूछा जा रहा था। तो अल्केमी जो कि फिलॉसफी में तो थी, बट साइंटिस्ट इसको पसंद नहीं करते थे। ये फील्ड इसको सूडो साइंस बोला जाता था आज भी। मतलब कि इस तरह से जो लोग क्लेम करते हैं ना, बिना साइंटिफिक बेसिस के कुछ भी चीजें क्लेम कर देंगे, उसको सूडो साइंस बोल देते हैं कई बार लोग। तो ये चीज
अभी प्रोफेसर रदरफोर्ड जिनकी हम बात कर रहे हैं, कहानी आती है 1901 में. ओके. कंट्री इज कनाडा एंड द सिटी इज मॉन्ट्रियल. ओके. वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, मैकगिल यूनिवर्सिटी. वहां पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके एक कलीग फ्रेडरिक सोडी, ये दोनों रेडियो एक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. ओके. रेडियो एक्टिविटी की खोज पहले हो चुकी थी. या आपको याद होगा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल. हाँ, एग्जैक्टली है, हेनरी बैक्यूरेल, फ्रेंच साइंटिस्ट. वो एक्चुअली हम यूनिट भी यूज करते हैं, बैक्यूरेल यूनिट्स. एग्जैक्टली, वो रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं. तो बैक्यूरेल ने 1896 में खोज की थी. तो कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस थे जो ऑटोमेटिकली कुछ रेडिएशन एमिट करते थे, जैसे जिनको अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब बोला. बिल्कुल, जिसपे मैरी क्यूरी ने भी पूरी रिसर्च की थी और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. हाँ, मैरी क्यूरी ने रेडियम डिस्कवर किया, उनको नोबेल प्राइज मिला था उसके लिए. तो रदरफोर्ड जी सोडी के साथ उन्होंने एक चीज देखी कि एक एलिमेंट थोरियम, जिसका मास जो है एटॉमिक मास वो 232 है. 232. तो थोरियम जो है वो रेडियम में कन्वर्ट हो रहा है. राइट. और साथ में हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है. राइट. तो बेसिकली उन्होंने ये देखा कि एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज लाइक अल्केमी नाउ. यप, एग्जैक्टली. कि वन एलिमेंट इज कन्वर्टिंग टू सेकेंड. तो सोडी ने अचानक से बोले कि प्रोफेसर रदरफोर्ड, दिस इज एज इफ वी आर ट्रांसम्यूटिंग वन एलिमेंट टू अदर. उन्होंने वर्ड यूज किया ट्रांसम्यूटेशन. अब ट्रांसम्यूटेशन वर्ड जो है वो अल्केमिस्ट यूज किया करते थे. तो रदरफोर्ड इमीडिएटली उनको बोले कि सोडी, ये मत बोलो, ट्रांसम्यूटेशन मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा लोग सर काट देंगे. अल्केमिस्ट में बोल के सूडो साइंटिस्ट बोलेंगे. They won't take you as a serious scientist. Exactly. तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज करना शुरू किया कि वन एलिमेंट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, थोरियम टू रेडियम टू अनदर एलिमेंट. बट ये तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ना. पर क्वेश्चन ये था कि क्या इंसान अपनी मर्जी से एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता है क्या? नेचुरल नहीं, अपनी मर्जी से. ये क्वेश्चन था. अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लियस किस चीज का बना है. 1911 में रदरफोर्ड ने बता दिया था कि न्यूक्लियस एक ऐसी चीज है जो सेंटर में है एटम के. उसका 99% से ज्यादा भार जो है वो इसमें है, सेंटर में है, और पॉजिटिवली चार्ज है. ये थोड़ा बाद में पता चला था. यहां तक पता था, पर उसके बाद नहीं पता था कि न्यूक्लियस इटसेल्फ किस चीज का बना हुआ है. एग्जैक्टली. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अल्फा पार्टिकल जैसे. अल्फा पार्टिकल 1907 में पता चल गया था प्रोफेसर रदरफोर्ड को कि ये हीलियम न्यूक्लियस है. राइट. बट ये नहीं पता चला था कि ये हीलियम न्यूक्लियस है तो ये अंदर क्या है इसके. एग्जैक्टली. इसका मास जो है 4 यूनिट्स है और चार्ज कितना है? 2 यूनिट्स. पर अंदर क्या है, ऐसा क्यों है, चार्ज 2 क्यों है? एग्जैक्टली. अगर 4 प्रोटॉन्स हैं देन मास तो चार्ज 2 होना चाहिए. यू आर जंपिंग द गन. सी, प्रोटॉन की बात ही नहीं हुई थी. प्रोटॉन की बात इनफैक्ट 1920 तक नहीं हुई. ये हम 1907 की बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन बेसिक अब ये है कि इसका मास 4 यूनिट्स क्यों है और चार्ज 2 यूनिट क्यों है. सिंपल सा क्वेश्चन है. अभी कोई और पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है. प्रोटॉन आज तो हम जानते हैं कि ओके, बता ही देते हैं कि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं हुई थी, बहुत देर तक नहीं हुई थी. तो 1919 की बात है. अब प्रोफेसर रदरफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं. एक लेबोरेटरी है वहां पर, कैवेंडिश लेबोरेटरी. उसके डायरेक्टर बन जाते हैं. उसके डायरेक्टर उससे पहले होते हैं जे थॉमसन, वो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए. एग्जैक्टली. तो जे थॉमसन को कुछ और काम करना था तब लाइफ में, सो वो वहां से छोड़ के वो कहीं और चले गए. आई थिंक इंपीरियल कॉलेज लंदन में शायद चले गए थे, देखना पड़ेगा. पर प्रोफेसर रदरफोर्ड कैवेंडिश लेबोरेटरी में आ जाते हैं. कैवेंडिश लेबोरेटरी बहुत प्रेस्टिजियस लेबोरेटरी है. बहुत सारी फंडामेंटल डिस्कवरी यहाँ पर, जैसे आपने एक बताई इलेक्ट्रॉन की.
तो यहां पर रदरफोर्ड और उनके साथ उनके एक असिस्टेंट हैं जिनका नाम है विलियम काय। विलियम काय जो है उन्होंने क्या किया, रेडियम संभाल के एक चैम्बर में रख दिया, उसमें चैम्बर में हवा है, राइट, उसके अंदर रेडियम रखा है। उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि जो वो हवा थी उसमें हाइड्रोजन गैस निकलने लग गई। पर हवा में हाइड्रोजन नेचुरली तो होती नहीं है। हवा में हाइड्रोजन नहीं होती है। तो ये सवाल अब रेज हुआ। राइट, ऐसे सवाल जो होते थे रदरफोर्ड को बहुत एक्साइट कर देते अचानक से कि ये क्या हो रहा है, इससे कुछ क्लू मिलेगा हमें कि यूनिवर्स और एटम्स किस चीज के बने हुए हैं। एग्जैक्टली। तो विलियम काय को रदरफोर्ड ने बोला कि तुम एक काम करो, हवा में जो जो गैसेस हैं उनको अलग अलग करो ओके, और उनको रेडियम के साथ इंटरेक्ट करवाओ। जैसे कौन कौन सी गैसेस हैं, चलिए। नाइट्रोजन जो 79% होती है, Roughly, and then yes. oxygen is something like 20.5%. 20%, yes. And then there's a bit of carbon dioxide and water vapor. Yeah, all of these. So basically उन्होंने यही बोला कि ये सब चीजों को अलग अलग करो, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो रेडियम में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसके साथ इंटरेक्ट करवाओ अलग अलग से और देखो कि क्या हो रहा है। कौन सी एक्चुअली प्रोबब्ली रिएक्ट कर रही है कि सारी रिएक्ट कर रही हैं। हाँ, कौन सी रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना रही है, ओके, ये क्वेश्चन था। तो पता ये चला कि जब नाइट्रोजन गैस थी ना एक चैम्बर में, उसके साथ जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे थे तो उसमें से एक हाई एनर्जी पार्टिकल और निकलता है जो कि सिंटिलेशन स्क्रीन पर, मतलब एक व्यूइंग स्क्रीन पर आके लाइट देता है, लाइट उसके बम्प्स ऑफ लाइट जो। तो ये सिर्फ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट, सिर्फ नाइट्रोजन के साथ हुआ। व्हाई नॉट कार्बन और ऑक्सीजन फॉर दैट मैटर? यू मीन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड या। तो वो हमें फिर देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्फा पार्टिकल्स का अगर रिएक्शन कोई होता है तो क्या होता है, या होता भी है या नहीं, ये अभी हमें देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है। पर इतना जरूर है कि नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन हुआ तो एक हाई एनर्जी पार्टिकल अलग से निकला, और वो पार्टिकल क्या था, वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था। ऑलराइट, ओके। तो वहां से पता चला कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है, उसमें से हाइड्रोजन निकल रही है। अब यहां से रदरफोर्ड बहुत, मतलब उनको एक आइडिया आया। उनको आइडिया ये आया कि शायद हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, दिस इज अ फंडामेंटल पार्टिकल जो मतलब मिलके सारे के सारे बाकी न्यूक्लियस या सारे के सारे बाकी एटम्स बनाता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास आज हम जानते हैं 14 है, तो उसको मतलब 14 न्यूक्लियस से शायद वो हाइड्रोजन के बना हुआ है। ये उनका आइडिया था। हाँ, आज हम जानते हैं कि उसमें 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, पर उन्होंने सोचा कि शायद ये 14 के 14 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं। पर ये 14 न्यूक्लियस हैं तो फिर इसका तो चार्ज 14 होना चाहिए, पर नाइट्रोजन का तो 7 होता है। तो उन्होंने सोचा उसकी वजह से, उसको मतलब कवर करने के लिए बीच में 7 और इलेक्ट्रॉन घुसा। हाँ, ओके, सो कैंसिल हो रहा है 7 चार्ज। हाँ, राइट। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि सारे जो न्यूक्लियस हैं उनमें ये सब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑलराइट। जैसे हीलियम है, हीलियम का चार्ज 2 है पर मास 4 है, तो मे बी देयर आर 4 प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड 2 इलेक्ट्रॉन, व्हिच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू। तो चार्ज बैलेंस होके 2 रह जाता है। 4 - 2 = 2। राइट। अब इसलिए क्योंकि उनको ये लगा फंडामेंटल पार्टिकल है, तो उन्होंने इसको नाम देने की सोची। अब विलियम प्राउट जो थे, हमने बात की थी 1815 में, उन्होंने नाम दिया था प्रोटाइल। ओके। तो रदरफोर्ड रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में गए, उन्होंने बोला कि लेट्स गिव इट सम नेम, सो आई प्रपोज सम नेम्स, आई से प्राउटोन, बिकॉज वो प्राउट से नाम मिलता जुलता है। या फिर प्रोटाइल तो एक नाम था जो विलियम प्राउट ने दिया था, तो रॉयल सोसाइटी बोली ना हम प्रोटाइल बोलेंगे ना हम प्राउटोन बोलेंगे, लेट्स कॉल इट प्रोटोन। ऑलराइट, ओके। तो यहां से प्रोटोन बना। राइट। तो 1920 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, जिसका श्रेय प्रोफेसर रदरफोर्ड को जाता है। बिल्कुल। ये बात, उसके बाद रदरफोर्ड ने एक लेक्चर दिया
उनको इनवाइट किया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने कि आप लेक्चर दीजिए। बहुत प्रेस्टिजियस सीरीज ऑफ लेक्चर है। माइकल फैराडे ने भी अपना पहला लेक्चर यहाँ पे दिया था। तो रदरफोर्ड ने ये जो लेक्चर दिया था, इसमें बेसिकली उन्होंने आने वाली अपनी जिंदगी की, जो बची हुई जिंदगी थी, उनके 17 साल रह गए थे, उसकी उन्होंने विजन दे दी थी इस लेक्चर में। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि देखो, हमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल पता है। कौन कौन से पता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने बोला कि हम इन पार्टिकल्स को मिला के कुछ ऐसे एटम्स बना सकते हैं या ऐसे एलिमेंट्स बना सकते हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए। ऑलराइट, दैट्स अ बिग क्लेम, राइट? तो जैसे कि आर्टिफिशियल एटम, जैसे कि उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा एटम बना सकते हैं जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली। और फिर बोले कि तो इसका मास हो गया 2, चार्ज हो गया 1, और इसके अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन घुमा दो। बेसिकली वो ड्यूटेरियम की बात कर रहे थे। तो ड्यूटेरियम इज लाइक एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली। तो बेसिकली वो आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं कि आइसोटोप्स हम ऐसे बना सकते हैं। पर ऑब्वियसली हम ड्यूटेरियम में जानते हैं एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। पर रदरफोर्ड तो यही सोच रहे थे ना कि जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मिलकर। एग्जैक्टली, न्यूट्रॉन का पता ही नहीं था अभी तक। पता ही नहीं था, तो इसलिए वो सोच रहे थे ऐसा। इस पॉइंट में ये पॉइंट करना चाहूंगी कि आइसोटोप्स आई थिंक हम सब ने सम पॉइंट पे सुना होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक कार्बन 14 डेटिंग जो हम कहते हैं, C14 डेटिंग टू नो द एज ऑफ वेरी ओल्ड मिनरल्स और व्हाटएवर सब्सटेंसेस। Yes. So it's an isotope of C14 is an isotope of normal carbon. Yeah. तो जैसे कार्बन डेटिंग की आप बात कर रहे हैं, तो बेसिकली रदरफोर्ड और क्या उन्होंने बोला इस लेक्चर में, और उन्होंने ये बोला कि एक ऐसा एटम भी हो सकता है जिसके न्यूक्लियस का चार्ज ही 0 है। उन्होंने बोला कि ऐसा एटम हो सकता है कि जिसमें एक प्रोटॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। ओके। बेसिकली वो शायद न्यूट्रॉन को प्रिडिक्ट कर रहे थे यहाँ से। राइट। इनफैक्ट बिकॉज सच एन एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट, राइट? लाइक जिसका चार्ज 0 है एंड देयर सेंटर देयर इज नो न्यूक्लियस जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन ही है। एग्जैक्टली। या एक प्रोटॉन जरूर होना चाहिए। तो बेसिकली 1921 की फिर बात है। रदरफोर्ड ने इनफैक्ट ओपनली आइडिया दिया कि देयर हैज टू बी सम पार्टिकल प्रोबेबली which has 0 charge and mass almost equal to the proton. Right. जिसकी डिस्कवरी फिर बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, वो भी रदरफोर्ड की ही लैब में। रदरफोर्ड की लैब में बहुत सारे नोबेल प्राइज निकले हैं। Right. कैवेंडिश लेबोरेटरी थी। कैवेंडिश लेबोरेटरी। So electron, proton, no not proton, हाँ, electron, proton, neutron, everything was discovered in Cavendish laboratory. सब कुछ यहीं पे। तो ये तो बात हुई मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स की। अभी हमने बात कहां पे पीछे छोड़ी थी कि नाइट्रोजन जो थी वो प्रोटॉन वो हीलियम न्यूक्लियाई के साथ मिलके फिर प्रोटॉन्स निकाल रहा था। ट्रांसम्यूटेशन हो रहा था। पर वहां पर एक क्वेश्चन, बहुत ही पजलिंग क्वेश्चन ये था कि नाइट्रोजन में से आप प्रोटॉन तो निकाल रहे हो, पर वो जो अल्फा पार्टिकल है जिसके साथ आप नाइट्रोजन को कोलाइड कर रहे हो, उसको क्या हो रहा है? और ऑल्सो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है एक प्रोटॉन एमिट करने के बाद? नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो 7 है, उसमें से अगर आप एक प्रोटॉन खींच लोगे तो क्या कार्बन बन गई? बिल्कुल, ये क्वेश्चन था। तो रदरफोर्ड जी पूछे उसको, विलियम काई को, बताओ क्या हुआ, कार्बन बनी क्या? कार्बन बना होता तो वो विजिबल होता, राइट? इट वुड हैव बीन अपीयर्ड एज ब्लैक सूट और समथिंग। और इट इज पॉसिबल, बट अगर बहुत कम क्वांटिटी में कोई चीज है वहां पर तो आपको नजर नहीं आ रही है, उसको मतलब ढूंढने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। उस टाइम कोई आंसर नहीं था क्या बना। फिर उनके एक और कलीग आए वहां पर जिनका नाम था ब्रैकेट। ओके। तो डॉक्टर ब्रैकेट जो थे, ब्लैकेट में नाम बोल रहा हूं, ब्लैकेट। तो डॉक्टर ब्लैकेट जो थे उनकी उनको काम एक मिला इस लैब में। उनको क्या काम मिला? कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है क्लाउड चैम्बर। क्लाउड चैम्बर में
क्या होता है कि एक पार्टिकल जब गुजरता है ना तो अपनी एक ट्रेल छोड़ जाता है, वहां पर आप देख सकते हो कि पार्टिकल कहाँ से गया। क्लाउड चैम्बर की कंस्ट्रक्शन अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हम किसी और एपिसोड में करेंगे। बेसिकली इसमें एक सुपर सैचुरेटेड बेसिकली एटमॉस्फेयर होता है वाटर वेपर्स का। तो उसमें से जब कोई पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल निकला तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन वो अपने साथ ले जाता है या इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है वो वाटर वेपर में से, और वहां पर फिर बबल्स बन जाते हैं उस जगह पे जहां जहां से वो गुजरता है। ये वीडियो मैंने देखा, इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी से काम करते हैं अपनी लैब में, लाइक मेरी लैब में, देन हमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दिखाया जाता है कि दिस इज हाउ यू डिटेक्ट पार्टिकल्स। यस, सो वो शायद अभी मोर रिसेंट टेक्नोलॉजी शायद बबल चैम्बर्स हैं। ओके, आई मीन तो शायद वो पर मतलब सेम सिमिलर द कंस्ट्रक्शन इज सेम, इट्स अ ग्लास थिंग विद फिल्ड विद वेपर्स। यस, सिमिलर। या बबल चैम्बर में शायद लिक्विड हाइड्रोजन होती है, पर ये अलग। ओके, चलो हम इसकी बात नहीं करते। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड ने उनको बोला, डॉक्टर ब्लैकेट को, कि आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करो, नाइट्रोजन गैस अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करो और देखो क्या क्या निकल रहा है। राइट। तो डॉक्टर ब्लैकेट ने थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स ली फिर। हाँ, उसके बाद मतलब जब पार्टिकल्स कोई निकल रहे हैं उसकी ट्रेल हो रही है ना, उसकी पिक्चर फोटो खींचनी होती है। हाँ, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स ली और अल्टीमेटली उनको सिर्फ 8 ऐसे ट्रैक मिले जहां पर उनको ये पता चला कि क्या हो रहा है। Taking thousands of pictures is already a lot of effort. Like उस जमाने में ना कैमरा होता था ना कुछ होता था, तो thousands of pictures जो आज बहुत easy है, it was very difficult job। बहुत मेहनत करी उन्होंने, 4 साल तक मेहनत करी। 1925 में उनको फिर आंसर मिला कि क्या हो रहा था, नाइट्रोजन जो है वो हीलियम न्यूक्लियस को या अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके फ्लोरीन बना रही है पहले। राइट, 9 या एटॉमिक नंबर 9, और उसके बाद फ्लोरीन जो है एक प्रोटॉन निकालती है और ऑक्सीजन बन जाती है। ओके, राइट। तो बेसिकली ये पता चला कि नाइट्रोजन जो थी अल्फा पार्टिकल के साथ मिलके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज ट्रांसम्यूटेशन, दिस इज रियल ट्रांसम्यूटेशन। तो जो ब्लैकेट थे वो सबसे पहले अल्केमिस्ट बन गए एक तरह से, रियल एक्चुअल अल्केमिस्ट। नो मोर pseudoscience, no more pseudoscience, the real science। तो आज की स्टोरी में हमने बेसिकली यही फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करी। अगली एपिसोड में हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी। अभी हम दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। यस, सो थैंक यू आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एंड आई एम श्योर दर्शकों को बहुत पसंद आएगा ये सुन के कि अल्केमी इज नो मोर अ फिक्शन एंड वी कैन डू इट। Yeah, so it's interesting. Thank you once again, and let's get the questions. Yes. तो सबसे पहला क्वेश्चन है मनरीत कौर जी की तरफ से। वो पूछती हैं I want to know how does a revolving orbiting charge electron produces a magnetic field? Thanks मनरीत for this question. आपका क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल है। हाँ? कि एक मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्यों प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट इसका आंसर देने के लिए बहुत समय लगाया जा सकता है, हम अलग से 1 या 2 एपिसोड्स बना सकते हैं, बट मैं अभी फिलहाल बहुत ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर इसके आंसर के लिए मैं थोड़ा सा वार्निंग देना चाहता हूं कि इसका आंसर समझने के लिए आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अंदाजा थोड़ा सा होना चाहिए, वो पता होनी चाहिए। अब मेरे साथ रहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कोशिश करता हूं। पहले मैं स्टेटमेंट एक देता हूं, अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं होती, अगर गलत होती, तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पहली स्टेटमेंट। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? No particle can move faster than the speed of light. Nothing in this universe can move faster than the speed of light. That's the maximum speed that can be achieved. Exactly. तो और क्या कहती है कि अच्छा, ये तो एक और स्टेटमेंट हुई। एक और स्टेटमेंट ये है कि अगर एक मूविंग पार्टिकल है, अगर एक मूविंग लेंथ है, मान लो एक रॉड है, मान लो एक रॉड की लेंथ L है, जब वो मूव कर रही है तो उसकी जो लेंथ है वो श्रिंक कर जाती है। ओके।
इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना बोलते हैं कि अगर मैं एक ऑब्जर्वर बैठूंगा एक मूविंग रॉड को देख रहा हूं तो उसकी लेंथ जो है वो श्रिंक्ड नजर आएगी मुझे। ये मतलब कि सब चीजें काउंटर इंट्यूटिव है, बट दिस इज हाउ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क्स। अब ये कुछ चीजों से मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं। मान लो दो चार्जेस हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक और चीज मानते हैं, मान लो दो तारें हैं, तारों में करंट मूव करता है ना, करंट लगा रखा है, तो एक तार में ऐसे जा रहा है, एक तार में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है करंट। हाँ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तार में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं ये वाली जो तार है इसके एक इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दूसरी तार के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत फास्ट मूव करते हुए नजर आएंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करते हुए नजर आएंगे, पहली बात तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब उनके फ्रेम में जो लेंथ है वो श्रिंक हो गई। ओके, तो ऐसे था कि पहले जो इतनी लेंथ में, मान लो इधर भी 40 इलेक्ट्रॉन थे, उधर भी 40 थे, अब इतनी लेंथ में दूसरी जगह पर 60 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वो जो 60 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब कि उस तार में नेट चार्ज बड़ा हुआ नजर आया। Now that charge is making a Coulomb repulsion on these charges, बड़ा हुआ चार्ज, एक्स्ट्रा रिपल्शन, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स जो नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही है इन द एंड, बट जस्ट ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ रिलेटिविटी, ड्यू टू लेंथ श्रिंकेज, ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, दिस अपीयर्स एज इफ this is something else and it's called magnetic field. Okay. So this is the magnetic field. That's very interesting. Yes, thank you Mandeep for the question. It was a really interesting question and a really interesting answer. अगला सवाल है शीतल जिंदल जी से, जो हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हम how universe was formed in view of science, how atoms were formed, easy experiments to understand this. So वो जानना चाहती हैं अपने किड्स के लिए जो उनसे ये सवाल हरदम पूछा करते हैं। ओके, थैंक यू शीतल जिंदल जी आपके सजेशंस के लिए। हम इन पर आने वाले टाइम पर छोटे छोटे एपिसोड्स बनाएंगे जिस तरह से आप बात कर रही हैं। शुक्रिया। थैंक यू शीतल। हमारा आखिरी क्वेश्चन है गौरांग शर्मा जी की तरफ से, जो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम अचीवेबल स्पीड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एनीथिंग फॉर दैट मैटर, and can spin of electron, can its speed be more than electron and speed of light, sorry. हाँ, आई सी। तो वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि या तो कोई स्पिनिंग पार्टिकल है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सकती है क्या, या फिर कोई मूविंग पार्टिकल है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सकती है। द आंसर इज नो, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। दिस लॉ ऑफ नेचर वॉज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन and this is just a statement that nothing can travel faster than speed of light. In fact आज तक तो कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिला है जिसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, या कोई भी चीज ऐसी जो स्पिन कर रही है उसकी पेरीफेरी पर जो स्पीड है लाइट की स्पीड से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं मिला है। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, सो जस्ट बिलीव मी दैट इट्स ट्रू। आई कैन नॉट टेल एनीथिंग मोर, इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। देयर इज नो फंडामेंटल लाइंग रीजन बिहाइंड दिस at the moment. Right. Thanks Gaurang. Okay, yeah, thanks Gaurang, very interesting question indeed. So that were all the questions that we had. Thank you again जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस शो पे, एंड आई होप आपको हमारा शो पसंद आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय। बाय श्रेया, बाय दर्शकों को, बाय।